हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब मेल एंड फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, गैमेट्स आइदर बाय द सेम, या तो सेम इंडिविजुअल होना चाहिए या और डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अपोजिट सेक्स होना चाहिए, यानी कि मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए तभी होगा। अपोजिट सेक्स का मतलब यही होता है कि एक मेल होना चाहिए तो एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म। अब यही दो गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, जैसे एक एक्स हो गया, ठीक है, एक हमारे जैसे देखो एक्स एक्स और एक्स वाई हो गया, ये हमारा फीमेल हो गया। ठीक है, ये हमारा मेल हो गया। ठीक है, इसमें से फॉर्मेशन एक एक्स लिया एक वाई लिया हमने, तो एक्स वाई का फॉर्मेशन होगा किसका, मेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फ्यूजन होकर क्या बना है, हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट विच डेवलप्स टू फ्रॉम द न्यू ऑर्गेनिज्म, तो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी बन जाते हैं नए। ठीक है, इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ये बहुत मतलब स्लो इलेबोरेट होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो ह्यूमन बींग का लिया था 270 प्लस 10 डेज ले लेता है, यानी कि एटलीस्ट हम 9 मंथ के करीब मान सकते हैं। 9 मंथ ले लेता है हमारा 9 मंथ। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए स्लो प्रोसेस कहता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्लो होता है। तो यानी कि फास्ट कौन सा, ए सेक्सुअल फास्ट होता है और स्लो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। बिकॉज ऑफ फ्यूजन, अब देखो फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का हमने फ्यूजन यहाँ पे करवाया, क्यों करवाया, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। रिजल्ट क्या निकला, ये नया ऑफस्प्रिंग बन गया। ठीक है, नोट आइडेंटिकल, वो उसी जैसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्लोन होता था वैसे नहीं होगा। आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और एनिमल देमसेल्व्स, यानी कि एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, उस जैसा मतलब सेम साइज होगा, लेकिन कुछ जैसे कलर वलर जेनेटिक्स का ट्रांसफर होता है ना, अब क्रोमोसोम का सब काम होता है। ठीक है, तो इसी का होता है, लेकिन एक जैसे नहीं है, जैसे हूबहू नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे क्लोन में होता था ना वैसे नहीं हो सकता। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, स्टडी करेंगे हम फिर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे हमारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म से क्या क्या आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब शो करते हैं क्या, डिफर बहुत ही मतलब ज्यादा। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बहुत धीरे धीरे होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सब हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो ये डिफर करते हैं ग्रेटली। एक्सटर्नल, इसके मॉर्फोलॉजी बहुत ही ज्यादा डिफर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के मुकाबले। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन हमारे जो होते हैं सेम होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो सेम होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बनावट जो होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे हम इस पे से हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सटर्नल या इंटरनल मॉर्फोलॉजी कौन सा सेम हो सकता है। तो एक्सटर्नली मतलब इंटरनल तो सेम हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल सेम नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होती है उसके मतलब पूरे मतलब जैसे हम अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी नाक, आँख, कान, गला, मतलब लीवर वीवर सब के बारे में, यानी कि बाहर एक्सटर्नल और इंटरनल पूरा हम पढ़ डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, उसमें फिजियोलॉजी में ये पढ़ा जाता है। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे आर शेयर सिमिलर पैटर्न। तो सिमिलर पैटर्न वैसे शो में सब में शो करते हैं, जैसे हमारा फंजाई हो गया, एल्गी हो गया इसमें। ठीक है, लेट अस फर्स्ट डिस्कस्ड व्हाट फीचर्स आर कॉमन दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो मतलब डिस्कस करेंगे कि हम कि कौन कौन से फीचर्स कॉमन है, यानी कि मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन से आते हैं फीचर्स। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आगे देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच सर्टेन स्टेज। सारे ऑर्गेनिजम्स एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचते हैं, एक एज होती है, मतलब हम कहते हैं ना 18 मतलब 18 एज तक, मतलब हेड बढ़ती है 18 या 18 से लेके 21 एज तक क्या बोलते हैं, हेड बढ़ती है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं हमारा, जैसे मेल फीमेल का होता है प्यूबर्टी एज 12 टू 13 में आता है, लेकिन मेल का 13 टू 14 में आ जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के मतलब हो जाते हैं पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मुस्टैचेस, बियर्ड्स आ रहे होते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी होता है एक सर्टेन एज ग्रोथ होता है उसका। ठीक है, मैच्योरिटी लेवल तक। ठीक है, मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसके बाद क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, यानी एज बताओ तो जैसे मेल में अगर हमारा प्यूबर्टी एज क्या आता है 13 से 14 के बीच में, ये मेल का हो गया। इसके बाद वो सेक्सुअली मतलब
सेक्स का मतलब सेक्सुअली मतलब वो क्या होता है, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब फीमेल में क्या होता है, वही फीमेल में फीमेल में फीमेल में 12 to 13 एज, ये एज लिखा है, एज में सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअली मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट कह सकते हैं, यानी कि सेक्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि अगर अगर करेंगे तो मतलब हो सकता है ना, मतलब ऑफ स्प्रिंग बन सकता है, मेल और फीमेल का मतलब गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बन सकता है, ठीक है, ये कहा जाता है। इस एज में ही क्या होता है, हमारे हार्मोन्स बने होते हैं, हमारे टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस हो गया, एस्ट्रोजन्स हो गया, हार्मोन्स, ये सब मेल फीमेल में डेवलप होने लगते हैं, होने लगते हैं, ठीक है। यही पीरियड होता है, दैट पीरियड ऑफ द कॉलेज, इसी को कहते हैं जुवेनाइल फेज। प्यूबर्टी जो एडोलेसेंस एज होता है वो जुवेनाइल फेज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग एज होता है इसमें, जिसमें हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे हमारे बॉडी में, ठीक है। इसी को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। किसमें, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की जगह एनिमल्स कह दो, ठीक है। यही इसी को हम वेजिटेटिव फेज कह देते हैं, किसमें, प्लांट्स में कह देते हैं। ये चीज क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछ सकता है, ठीक है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट हो गए। अब ये वेरिएबल अलग अलग होते हैं, ये में कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेल और फीमेल में भी क्या होता है, ये डिफर कर सकता है, मेल और फीमेल में किसी का, जैसे अगर फीमेल में 13 to 14 के बीच में भी आ सकता है, ठीक है, या किसी का 14 से 15 के बीच में भी आ सकता है मेल में, ठीक है। तो ये डिफर कर सकता है, इसमें कोई मतलब डिफरेंस वाली बात नहीं है, डिफर कर सकता है, ये एज डिफर कर सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। द एंड ऑफ जुवेनाइल, हाँ देखो इस पे ध्यान देना, द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज which marks beginning of the reproductive phase can be seen easily the higher plants and when they come to flower। तो हम ये प्लांट्स में और देख सकते हैं, इसलिए हम मतलब ह्यूमन बीइंग में यानी एनिमल्स में भी हम इजीली देख सकते हैं ये चीजें हम। प्लांट्स में जैसे प्लांट्स क्या है कि एक छोटा सा प्लांट्स है, मतलब हमने पहले क्या है, बीज डाला, बीज डालने के बाद क्या हो, प्लांट्स धीरे 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 हमने पानी वानी खाद वाद सब डाला, धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, ग्रो करके मतलब काफी ज्यादा ग्रो हुआ, ठीक है। ग्रो होने के बाद फ्लावर दिया उसने, फ्लावर देने के बाद उसने फ्रूट दिया। तो ये हम देखते जाते हैं ना, तो ये हम ग्रोथ देख सकते हैं प्लांट का। ह्यूमन बीइंग का ऐसे ही होता है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा धीरे 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 बड़ा हुआ, प्यूबर्टी हुआ, फिर उसकी शादी हुई, ठीक है, शादी हुई, उसके बच्चे बच्चे हुए, फिर वो बूढ़ा हो गया, डेथ करेगा, तो इसका हम एज देख सकते हैं ऐसे सब में। तो ये होता है जुवेनाइल फेज से लेके सेंसेंट एज तक, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट एंड मैंगो प्लांट्स, तो यानी कि लाइफ स्पेन पूछा है, मैरीगोल्ड का, राइस का, व्हीट का, कोकोनट का कितना लाइफ स्पेन हो सकता है फ्लावर में, ठीक है, ये पूछा है। तो इसके बारे में आगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लाइफ स्पेन के बारे में, ठीक है। फ्लावर्स की तो मतलब 1 to 2 to 3 डेज मान सकते हैं, राइस की 4 वीक्स के करीब, 3 to 4 वीक्स, व्हीट की 3 to 4 वीक्स, कोकोनट की भी लाइफ स्पेन काफी मतलब हो सकती है, मतलब 1 to 2 मंथ के करीब या 3 मंथ हो सकती है। मैंगो की तो होती है 3 to 4 मंथ हो सकती है, ठीक है। मतलब मैंगो की अगर एक लगा है तो उसका कह सकते हैं 3 to 4 मंथ नहीं कहेंगे, 1 मंथ भी कह दे तो बहुत है, यानी कि 4 वीक के करीब, ठीक है। फ्लावर इन सम प्लांट, अब यहाँ पे भी देखते हैं सम प्लांट, यानी कि कुछ प्लांट्स में वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, यानी कि कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, एक से ज्यादा बार फ्लावर आते हैं, एक से ज्यादा बार या मल्टीपल टाइम्स कह सकते हैं कि फ्लावर आते हैं। इसे कहते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं, जिसे जुवेनाइल या मैच्योर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट क्लास में या आगे डिस्कस करेंगे अभी, देखो, ठीक है। क्योंकि हम एनसीईआरटी डिस्कस करें तो एनसीईआरटी को फॉलो करें तो बेहतर रहेगा, नोट से हम करेंगे तो और अच्छे से, और भी हम वो अलग बात हो जाती है हमारी, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नीट जो एग्जाम पेपर बना रहा है, ठीक है, एनटीए, ठीक है, तो एनसीईआरटी फॉलो करता है, तो हम भी एनसीईआरटी को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज, हमें कुछ ट्रीज ऑब्जर्व करने अपने एरिया में, ठीक है। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि कहना है कि हम अपने एरिया में कुछ प्लांट्स को यानी कि ट्री को हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो ट्री है जो सेम टाइम में फ्लावर देता है या डिफरेंट सीजन में फ्लावर देता है मंथ में, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है, पता करना है। व्हाई डू यू थिंक, ये नीट में नहीं पूछने वाला, टेंशन मत लो। व्हाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, हमें मतलब बोल रहा है कि जरूरत क्यों है, तुमने सोचा है व्हाई डू यू थिंक द एबिलिटी में जरूरत क्यों है फ्रूट्स की, जैसे हमारे पास मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, एक्सेट्रा, सीजनल फ्रूट की। अब देखो सीजनल फ्रूट सीजन के हिसाब से आते हैं, क्योंकि अगर सीजन के हिसाब से इसलिए आते हैं कि उस सीजन हमें उस फ्रूट की जरूरत होती है, उस फ्रूट की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि उस फ्रूट्स में उस टाइप के मिनरल्स, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन्स हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाते हैं वो तत्व, मतलब मिल जाते हैं हिंदी में बोलो तो, ठीक है। तो इसलिए हमें उस सीजन में उसकी हो जाती है, ठीक है।
जैसे अभी ठंड में एप्पल चाहिए तो एप्पल भी देखो, 1 एप्पल कीप्स अवे डॉक्टर, ठीक है, कहते हैं ना 1 एप्पल रोज खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है, ये कहने की बातें हो जाती है, ठीक है, ठीक भी होता है कि ये होता है 50-50 चांस होता है। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, क्या एक कोई ऐसा पौधा है जो पूरे साल मतलब फ्लावर दे सकता है? सम अदर दैट्स, कुछ है, क्यों नहीं है, हर साल दे सब मतलब साल भर मतलब मत देते रहते हैं, यानी कि ठंडी हो बरसात हो गर्मी हो हमेशा देता रहता है, ठीक है। दैट्स सो सीजनल फ्लावरिंग एंड सम अदर, कुछ होते हैं सीजनल जो मतलब गर्मी में देता है फिर ठंड में नहीं देता, ठंड में देता है फिर गर्मी में नहीं देता, बरसात में नहीं देता, तो कुछ ऐसे भी फ्लावर्स है, ठीक है। जैसे देखो एनुअल फ्लावर उसको कहते हैं जो साल में एक बार ही देता है फ्लावर, ठीक है। बाइनियल कहते हैं जो मतलब 2 बार देता है साल में, उसे बाइनियल कहते हैं। एनुअल और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पे दे रहे हैं। एनुअल किसे कहते हैं, तो साल में एक बार मतलब फ्लावर दे उसे एनुअल कहते हैं। अब बाइनियल जो साल में 2, बाई का मतलब ही 2 होता है, बाई का मतलब ही 2 होता है, तो साल में 2 बार दे उसे बाइनियल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है, बाइनियल टाइप्स कहते हैं। सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस, तो ये सीधा सीधा कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस एंड सेंसेंट फेज। अब देखो वेजिटेटिव अलग, रिप्रोडक्टिव अलग, सेंसेंट अलग। सेंसेंट क्या होता है, लास्ट स्टेज हो जाती है, यानी कि डेथ वाली स्टेज। सेंसेंट यानी बुढ़ापा जिसे हिंदी में बोले तो, या प्लांट मरने वाला हो, सूख जाए तो उसे सेंसेंट फेज कह देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या आता है बट द, अब इसके बाद है पेरिनियल स्पीसीज इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेज। पेरिनियल बहुत ही ज्यादा, पेरिनियल उसे कहते हैं पूरा साल भर होता ही रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, इस पर ध्यान देना है हमें। ए फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावर, ठीक है। सम ऑफ दिस सच बैम्बू, बैम्बू क्या होता है, बांस, जैसे बांस का है, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्लावर वंस इन देयर लाइफ। कुछ प्लांट्स होते हैं पेरी यानी कि होता है ना एक बार अपनी जिंदगी में फ्लावर देता है उसके बाद वो डेथ कर देता है, जैसे बैम्बू हो गया, जनरली 50 to 100 ईयर में देता है फ्लावर, इसके बाद वो क्या करता है फ्रूट्स देके डाई कर जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इस पर हमें ध्यान देना है। ये 50 to 100 ईयर वाला बैम्बू का एग्जाम्पल काफी बार पूछा गया, इस पर ध्यान देना है, फोकस करना है। इसके बाद आता है हमारा अनदर प्लांट, दूसरा प्लांट आता है, ठीक है, स्ट्रोबाइलिंथस कुथेनिया। स्ट्रोबाइलिंथस कुथेनिया जिसे नील कुरंजी कहते हैं, जिसे ऊटी ऊटी चले जाओ ना तो वहां पे दिख जाता है, पहाड़ी इलाके में साउथ के साइड से दिख जाता है। ये 12 साल में एक बार दिखता है, ठीक है, 12 साल में, जैसे अभी 2018 में दिखा था फ्लावर, ठीक है, 2018 में फ्लावर दिखा था, अब 2030 में दिखेगा फ्लावर, ठीक है। जिसको देखना है 2030 में फ्लावर नील कुरंजी का, वो साथ में ऊटी पहुंच जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन नील कुरंजी का, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स बार, काफी बार पूछा गया, लेटेस्ट टाइम्स में पूछा गया कई बार, तो ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना है इसलिए, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल नेम ऐसा है हमारा, ये कॉमन नेम हो गया, इस पे ध्यान देना है। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर, तो कब देता है, सितंबर से अक्टूबर में 2006 में दिया था। 6 में इसलिए छापा गया क्योंकि अपडेट नहीं हुई थी ना, मतलब अपडेट मतलब पुरानी है, ठीक है, पुरानी मतलब प्रिंटिंग पुरानी नहीं है, ठीक है, अपडेट है, लेकिन ये जो इसका डाटा जो है ना वो पुराना है, ठीक है। 2006-8 सब में 2008 में अपडेट हुआ था तब गए, उससे पहले का नहीं। तो सितंबर में हुआ था, सितंबर 2006 में, इसके बाद 2018 में हुआ, अब 2030 में होगा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ही होता है। तो ये मंथ भी पूछ सकता है, इस पे हमें फोकस करना है, कब हुआ था ये चीज ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। Its mass flowering transferred a large tracts hilly areas केरला, मैंने कहा ना केरला के साथ साउथ के साइड्स हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, ये जगह के नाम हो सकता है, ये पूछ सकता है। ब्लू कलर का होता है ये फूल क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर ध्यान देना है, हमें फोकस करना है। ब्लू कलर के स्टेजेस आते हैं, अब ठीक है, अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब देश विदेश से जाते हैं देखने के लिए, ठीक है, वहां पे इस फूल को देखने के लिए जाते हैं, इसे फूल को देखने के लिए, ठीक है, और फिर फूल के साथ अपनी सेल्फी लेते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं, ठीक है, मजे करते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, तो यही चीज एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, बनावट के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल इंटरनल बनावट के हिसाब से प्रायर होता है, एक्टिव रिप्रोड्यूस बिहेवियर में होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज भी वेरी अलग अलग रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के लिए, अलग अलग एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए मैं नहीं कह रहा तो एनिमल्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, फिर इसमें हो गया, अब देखो हमने एक चीज लिख लेते हैं, एनुअल प्लांट्स हमने हमारा था ना, एनुअल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बारे में लिख देते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ है, ANNUAL
एनुअल प्लांट्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं एनुअल, हमारे पास आ जाते हैं कौन, मस्टर्ड, ये पूछा हुआ है इसलिए मैं लिखवा देता हूँ, मस्टर्ड हमारे एनुअल आ गए। इसके बाद हमारा बाइनियल आ गया, बाइनियल आ गया, बाइनियल में कौन सा आता है, बाइनियल में हमारा आ गया क्या, रेडिश और कैरेट, और कैरेट, ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है कई बार इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम्पल पूछा गया इस पे हमें ध्यान देना है इसलिए, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछ लिया है इस पे हमें ध्यान देना है इसलिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चंस है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग द दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिवर्ट, हाँ तो बोल रहा है क्या लिस्ट बनाने के लिए कि ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चेंजेस बदलाव आते रहते हैं, तो ये लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है हमें, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लिस्ट बना सकते हो, बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स जो हैं वो लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अमंग एनिमल्स बर्ड्स, जैसे अमंग एनिमल्स हमारे पास कुछ एग्जाम जैसे एग्जाम्पल रहते हैं बर्ड्स, दे डू दे लेग्स, तो बर्ड्स क्या होते हैं, लेग्स एग देते हैं, अंडे देते हैं हमें, ठीक है, ऑल थ्रू द ईयर, सारे साल मतलब पूरे साल मतलब 1 ईयर तक, मतलब ऐसे नहीं 1 ईयर हर रोज अंडे दे रहा है ऐसे नहीं, यानी कि साल में कभी भी अंडे दे सकता है, ठीक है। और कुछ होते हैं सीजनल, जो सीजन में देते हैं, कुछ हो गए जैसे ठंडी में, कुछ गर्मी में, कुछ बरसात में अंडे देते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजार्ड, तो फ्रॉग और लिजार्ड के बारे में क्या कहना है आपका, तो फ्रॉग और लिजार्ड क्या करते हैं, फ्रॉग तो पानी में देता है, तो फ्रॉग क्या होता है, ये विंटर मतलब बारिश रेनी सीजन में अंडे दे देता है, ये फ्रॉग क्या होता है, रेनी सीजन में देता है, रेनी सीजन में दे देता है अंडे, ठीक है। लेकिन लिजार्ड, लिजार्ड क्या होता है, लिजार्ड देता है कब, ये उस सीजन मतलब समर सीजन में देता है, ये समर सीजन में दे देता है जनरली अंडे, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्रॉग के बारे में तो शायद पूछा भी हुआ है कि फ्रॉग अंडे कब दे देता है, रेनी सीजन में जनरली देता है, क्यों, क्योंकि पानी में रहता है तो पानी में अंडे देता है, बारिश का टाइम रहता है पानी ज्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए हाँ बारिश के टाइम में फ्रॉग निकलते भी है। यू विल नोटिस दैट द बर्ड्स लिविंग इन नेचर, हाँ बर्ड देखो, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, अब कुछ सीजनली देते हैं, ठीक है, सीजन के हिसाब से देते हैं, कुछ विंटर सीजन में, कुछ समर सीजन में, कुछ रेनी सीजन में देते हैं, ठीक है। इस पे however birds in a captivity as a poultry farms, poultry farm में जैसे मुर्गी जो हो गए, ठीक है, मुर्गी जो हो गया वो हमें अंडे दे देते हर साल, हर बार दे देते, मतलब कभी भी दे देते, कैन बी टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, साल में कभी भी अंडे दे सकते हैं, ठीक है, 1-2 हफ्ता में तो ऐसे ही देते ही रहते हैं अंडे, ठीक है। इन दिस केस laying eggs is not related to reproduction but in a commercial exploitation of human behavior, देखो लेइंग एग्स हमारे लिए रिलेटेड नहीं है रिप्रोडक्शन है, लेकिन कमर्शियल यानी कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे हमारे लिए जरूरी है। देखो कोई कोई नॉन वेज खाता है तो अंडे खाता है, अंडे से कई चीजें बनती है, ठीक है, तो वो आमलेट ये सब रोल वोल जितने भी चीजें होती है वो खाते होंगे, ठीक है। द फीमेल प्लासेंटल एनिमल्स, अब देखो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ये यहाँ पे कॉमर्शियल वाला, ठीक है, ये हो गया। फीमेल प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उसमें, एक्टिविटीज ओवरीज में, एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स, तो रिप्रोडक्टिव फेज, तो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ये चीज साइक्लिकल चेंजेस के बारे में, जैसे साइक्लिकल चेंजेस हो गए, मैनी मैच्योरेशन साइकिल होते हैं, उसके बारे में मैंने अलग लेक्चर मतलब कर रखा है, नहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, उसका हमारा लेक्चर जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे हमारे पास चैनल में है, ठीक है, उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता रखा है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी में मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो इसमें हमारे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मंथली साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, 28 डेज के साइकिल्स होते हैं, उसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, किसी से 32 डेज भी हो जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं लाइक काउस, शिप्स, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर, ये सब एक्सेट्रा, इनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन ऑस्टियस साइकिल इसे कहते हैं, ऑस्टियस साइकिल इन सब में होते हैं, क्या ऑस्टियस साइकिल कहते हैं, वेयर ऑस्टियस साइकिल होते हैं, तो इसमें जनरली ब्लीडिंग नहीं होता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है जनरली, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होता है। वही जो ये देखो नॉन प्राइमेट थे ना, ये नॉन प्राइमेट, ये प्राइमेट्स में हमारे मंकी, एप्स, ह्यूमस ये सब आ गए, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मैंने ये चीज अच्छे से पढ़ा रखा है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अच्छे से पढ़ा रखा है, देखो क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछा गया यहाँ से, तो ये चीज हमें ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से काफी, ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए बोलना। तो नॉन प्राइमेट्स में हमारे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ये भी पूछ सकता है, प्राइमेट्स में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ये भी पूछ सकता है, नॉन प्राइमेट्स में कौन सा साइकिल होता है, ऑस्टियस साइकिल होता है, अब प्राइमेट्स में कौन सा साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये साइकिल पूछ सकता है, इसलिए इस पे फोकस करना है हमें, ठीक है।
मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर, हमको वो एनिमल जो नेचुरली लिविंग रह रहा हो, नेचुरल तरीके से रह रहा हो, वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन और रिप्रोडक्टिव। अब फेवरेबल सीजन यानी कि मतलब आसानी से, अनफेवरेबल होता है उसे सुटेबल नहीं, फेवरेबल सुटेबल हो रहा है उस सीजन उसको इसलिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर इज का सीजन। अब जो देखो जिस सीजन यानी कि कुछ हो गया ठंडी बरसात गर्मी में ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसे सीजनल ब्रीडर कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ विंटर और समर रेनी में कर लेते हैं, उसे सीजनल ब्रीडर होते हैं, सीजन के हिसाब से ही करता है। ठीक है, मेनी अदर मेंबर्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। जो साल भर मतलब एक्टिव रहते हैं उसे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग का ले लो। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे हमें पूछ सकता है कि सीजनल ब्रीडर क्या होता है और कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है, इस पे हमें फोकस करना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड। ठीक है, हम मतलब बड़े होते फिर धीरे धीरे क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं। इफ वी लिव लॉन्ग इनफ, हम बहुत लंबे समय तक जीते हैं। इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़े क्यों होते हैं। द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेंसेंट और ओल्ड एज। सेंसेंट एज देखो क्या होता है, सेंसेंट एज देखो हमारा क्या है, पहले हम चाइल्ड थे, ठीक है, मतलब बच्चे हुए, बच्चे से चाइल्ड से, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड से क्या हुआ, फिर एडल्ट बने, एडल्ट से, ठीक है, मतलब एडल्ट से मतलब पहले यंग बने, ये सॉरी यंग बने, यंग हुए, ठीक है, यंग से क्या हो गया, एडल्ट बने, एडल्ट से ओल्ड हो गए, डायरेक्ट ओल्ड। ठीक है, तो ये हमारा जुवेनाइल फेज था, बचपन था, धीरे 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 जुवेनाइल फेज, यंग फेज था, यहाँ तक जुवेनाइल फेज हो गया, इसके बाद धीरे धीरे एडल्ट में, एडल्ट के बाद ओल्ड, यानी ये सेंसेंट फेज हो गया। ओल्ड हमारा क्या हो गया, सेंसेंट, सेंसेंस फेज हो गया हमारा, सेंसेंस फेज हो गया हमारा, इसमें आगे हम ओल्ड हो गए, यानी कि देयर आर कमिटमेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग द मेटाबॉलिज्म। हाँ, तो मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो जाता है, हमारा थैमस भी हमारा कम होता है धीरे। देखो जब बचपन रहता है ना हमारा, तो थैमस से होता है, तो थैमस जानते हो ना, थैमस, ठीक है, हमारे हार्ट के पीछे है थैमस, थैमस ग्लैंड। तो हम बचपन में नहीं कि छोटे में होता है, थैमस बड़ा होता है एज के हिसाब से, जैसे यंग में आए थोड़े छोटे हो गए वो थैमस, एडल्ट में आए थोड़ा और छोटा हो गया, ओल्ड में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो मेटाबॉलिज्म यानी एटीपी हमारा कम होते जाता है, यानी कि हम ना ज़्यादा एनर्जी नहीं हो पाती, तो हम ज़्यादा बोल कुछ काम नहीं कर सकते जनरली ज़्यादा। ठीक है, तो ये कम होने के कारण ये सेंसेंट एज आ जाता है। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज, ये हमारा लाइफ स्पेन का लास्ट फेज होता है, यानी ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स डेथ, यानी कि ये डेथ वाला एज होता है, यानी इस एज में आके जनरली नेचुरली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे ध्यान देना है हमें, इस पे, इसलिए साइंस एंड डेट कब आती है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हाँ, तो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारी हर एक काम के लिए, चाहे वो प्लांट्स में हो एनिमल्स में, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हार्मोन का ही काम होता है। ठीक है, हार्मोन का ही मेन काम होता है। ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज, अब से अच्छे से ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हमारा लेक्चर डाला हुआ, जाके देख सकते हो उसमें। ठीक है, यहाँ चैनल पे। इंट्रैक्शंस बिटवीन हार्मोन्स, अब इंट्रैक्शन होता है हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरनमेंट के फैक्टर के साथ, मतलब इंट्रैक्शन होता है, प्रोसेस होता है, और उसी के साथ हम अपना बिहेवियर एक्सप्रेशन शो करते हैं, हम बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा हार्मोन की वजह से ही करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन से इवेंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी के आने के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी आते हैं, इवन थ्रू द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत प्रोसेस है, टाइम लेता है, टाइम कंज्यूम द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, पीछे पढ़ा है, फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स एंड जाइगोट के एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो बना, फिर इसके बाद ऑफस्प्रिंग हो जाता है। दिस इवेंट्स आर गुड, हम मेनली तीन इवेंट्स हैं हमारे पास, कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन तीनों को हम 3 लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों लेक्चर में हम इन 3 को पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज का हम टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो आने वाला नहीं, इस 2 लाइन से पूछ सकता है तो पूछ सकता है, ठीक है। ऊपर जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस पर हमें ध्यान देना। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कौन से टॉपिक के साथ मिलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।